चलिए दोस्त, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रसायन गंगा पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान के उस महत्वपूर्ण चैप्टर का जिसका नाम है आवर्त सारणी और तत्वों का वर्गीकरण। तो आज हम समझेंगे कि तत्वों को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में लगभग 114 तत्व से ज़्यादा ज्ञात हो चुके हैं और उन सभी तत्वों को एक साथ पढ़ना हमारे लिए एक बड़ा काम भी है कि हम कैसे एक साथ सारे तत्वों को पढ़ सकें। कुछ उनकी प्रॉपर्टियां ज़रूर होंगी, कुछ प्रॉपर्टी मैच करती होगी, कुछ प्रॉपर्टी मैच नहीं करती होगी। इसके पहले की बात बता दें कि शुरुआत में तत्वों की संख्या कम थी और उसमें भी सारे तत्व के गुण एक दूसरे से मिलते नहीं थे। कुछ के मिलते थे, कुछ के नहीं मिलते थे। तो वैज्ञानिकों को यह समझने में बड़ी कठिनाई आने लगी। अब इस कठिनाई को दूर करने के लिए अनेक प्रक्रियाएं अपनाई गई कि आखिरकार इस तत्व को किसके साथ रख दिया जाए ताकि वो उसके साथ संतुलित अवस्था में रह सके और हम उसके गुणों का अध्ययन कर सके। इसी के क्रम में अगर हम जानना चाहें तो अनेक वैज्ञानिक अपने अपने प्रयासों से अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया। जैसे एक नाम सुनने में आपको आया होगा, डोबेराइनर। बहुत ज़्यादा इतिहास पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि चर्चा करना भी जरूरी है। जब चर्चा हो जाएगी तो आपको जानकारी होगी कि कितनी कठिनाइयों से आखिरकार तत्वों को क्लासिफाइड किया गया होगा। जैसे अभी आपको दे दिया जाए, हम 5 तत्व ही देते हैं। जैसे एक तत्व दे दिया हाइड्रोजन, एक तत्व आपको दे दें जिंक, एक तत्व दे दें सल्फर, एक तत्व दे दें क्लोरीन, एक तत्व दे दें नियान। इतने सारे तत्वों को दे दें और हम कहें कि इसको अलग अलग वर्गों में रखिए तो आपके सामने समस्या आएगी। क्या आप सारे तत्वों को एक पैकेट में रख पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या। हम दे दें इन 5 तत्वों को, कहे रखिए इसको, तो क्या करेंगे? इन 5 तत्वों को एक ही पैकेट में रखेंगे। ये भी हो सकता है कि एक पैकेट में रखने के दौरान कोई विस्फोट हो जाए, तो ये तो बड़ी समस्या। क्या तत्वों को अलग अलग रखेंगे? अगर अलग अलग रखते हैं, हो सकता है कोई अन्य गैस आकर के उसके साथ क्रिया कर जाए। तो तमाम सारी समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। जैसे शुरुआत में एक रसायनज्ञ थे जिनका नाम था डोबेराइनर। 1927 लगभग 1827 की बात है। डोबेराइनर ने 3 तत्वों को लिया और 3 तत्व ऐसे लिए जिनको उन्हें लगता था कि इनके गुण समान हैं। अच्छा, 3 तत्व लिए। ये भी जानिए कि उस दौरान लगभग 18वीं शताब्दी में तत्वों की संख्या कम थी। 50-60 तत्व ज्ञात थे। उन्हीं तत्वों को लोग अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद वर्गीकरण करने का प्रयास किया। कुछ तो वर्गीकृत कर पाए और कुछ वर्गीकृत नहीं कर पाए। मतलब धीरे धीरे क्रम वाइज क्रम वो वर्गीकृत करते गए। कुछ कमियां रहीं, उन कमियों को अगले सिद्धांत के द्वारा दूर किया गया। उनकी भी कमियां रहीं, उनकी कमियों किसी और ने दूर किया। मतलब दूर करते करते आज हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी जिसका नाम देते हैं। कई 4 ब्लॉकों में बटा हुआ है, SPDF। लेकिन ये जानिए कि पहले SPDF ब्लॉक का कोई नामो निशान नहीं था। यानी कि आज जो हम लोग तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत कठिन परिश्रम के फलस्वरूप उनका जो वर्गीकरण किया गया, अब हम जा करके शुद्ध रूप में पढ़ रहे हैं। अभी भी जानिए एक समस्या आज भी बनी हुई है जो दूर नहीं हुई। पहला है हाइड्रोजन का उचित स्थान न होना। हाँ, ज़बरदस्ती रख दिया गया है फर्स्ट ए परिवार में, फर्स्ट ए ग्रुप में, वो अलग बात है। D ब्लॉक बीच में है। F ब्लॉक जिसको हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, ये आवर्त सारणी से बाहर है। तो अभी भी हम लोगों के देखने में कमियां लग रही हैं। चलिए ठीक है, भविष्य के हम लोग या आप लोग वैज्ञानिक हैं, प्रयास करेंगे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कहीं आवर्त सारणी में जगह दे दी जाए और आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन है उसका भी कहीं जगह दे दिया जाए। तो ये सब प्रयास करेंगे। लेकिन आज हम जानें कि कितना प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा जो आज दीर्घाकार आवर्त सारणी हमें प्रदान किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन 1827 में 1827 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेराइनर।
इनका नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर 1827 में क्या किए, ये थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। ये कुल 3 सदस्य लिए थे। 3 सदस्य मतलब 3 तत्व। हम सदस्य बोलेंगे, आप तत्व समझिएगा। उस समय के जो तत्व थे वो सदस्य ही समझिए। 3 तत्व लिए। वो 3 तत्व किस प्रकार से लिए? जिनके गुण समान थे। उनको लग रहा था ये जो तीनों तत्व हैं इनकी प्रॉपर्टियां एक समान हैं। अब 3 समान गुण वाले तत्वों को लिया। जैसे मान लीजिए उन्होंने लिया था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए जो जानकारियों में मिलता है कि उन्होंने 3 तत्व लिथियम, सोडियम और पोटेशियम लिया और उनको परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा। यही समझना है। आपको पता होगा परमाणु भार, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया है। तो परमाणु भार जैसे लिथियम का क्रमांक जो होता है 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो 39 होता है और इसका जो है 6 होता है। अच्छा 6 होता है या 7 देखना पड़ेगा उसके लिए। चलिए उन्होंने बताया क्या कि यदि समान गुण वाले 3 तत्व, जिसको उन्होंने बताया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, को परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो हम पोटेशियम और लिथियम इन दोनों के परमाणु भारों को जोड़ करके यदि आधा कर देते हैं तो तीसरे वाले तत्व का परमाणु भार, तीसरा मतलब जो बीच में बैठा हुआ जिसको हम दूसरा कह सकते हैं, दूसरे तत्व का परमाणु भार आ जाता है। जैसे जोड़ेंगे 39 और ये 7, जोड़ करके हम 2 से भाग करें तो बराबर हो जाएगा 46। 46/2 काटेंगे तो हो जाएगी 23। तो स्पष्ट हो गया ये 23, और होता भी है सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। तो उनके बताने का कोई बहुत बड़ा अर्थ निकल करके सामने नहीं आया, इसलिए वो फेल हुआ। क्योंकि हम किन किन तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखें, ये भी एक समस्या थी। लेकिन उस समय तत्वों की संख्या कम थी। उन्हीं कम तत्वों के आधार पर उन्होंने जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किया, कम से कम एक समूह के लिए तो लागू ही हो गया। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनका परमाणु भार देखा जाए 7, 23 और 39 होता है। तो उन्होंने पहले और अंतिम दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दिया, 23 आ गया, और 23 जो परमाणु भार होता है वो होता है सोडियम का। एक कॉमन सेंस की बात है, यदि हम लोग भी प्रयोग करें, इसको हम मिस कर दें, सपोज करिए यदि कमियां ही निकालनी है, हम इसको मिस कर दें, हम कैसे पहले से जान गए कि इसका परमाणु भार 23 है? हम ये कैसे जान गए कि इन सारे तत्वों के गुण एक जैसे मिल? देखिए प्रश्न उठ रहा है। जब आप तर्क करेंगे तो तर्क से ही वहाँ पर प्रश्न तैयार होगा। यदि उसका जवाब डोबेराइनर के पास नहीं होगा तो ये तर्क संगत नहीं होगा, क्योंकि उनके तर्क में जो था वो था। लेकिन जब कोई अन्य वैज्ञानिक तर्क करेगा, यदि उनके तर्कों पर ये खरा नहीं उतरेगा तो डोबेराइनर का सिद्धांत फेल हो जाएगा। चलिए हम लोग तर्क करते हैं। पहला तर्क है, आपने ये कैसे मान लिया कि इन सारे तत्वों के गुण एक समान हैं? पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, आप ये कैसे मान गए कि लिथियम के बाद सोडियम को ही रखना है? अब दोनों तर्क का जवाब नहीं है, उनका अपना क्या तर्क था ये नहीं पता, लेकिन उन्हें बता दिया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए। हम कहते हैं यदि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में ही रखना था तो आपको ये कैसे पता चला कि सोडियम का परमाणु भार इन दोनों के बीच का होता है? यदि आपको पता था तो आपने रख ही दिया, तो रख दिया, तो ऐसा करने की जरूरत ही क्या था? तो इस प्रकार से ये सिद्धांत बहुत सफल नहीं रहा। लेकिन ये रहा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में डोबेराइनर का नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम प्रयास तो किया, तत्वों के गुणों के बारे में प्रयास तो किया, उनके परमाणु भारों की तुलना तो किया। इससे डोबेराइनर का नाम इसमें चलता जाएगा। जब भी आप आवर्त सारणी की शुरुआत करेंगे, तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत करेंगे, तो जरूर
डोबेराइनर का नाम आएगा। अच्छा, इसके बाद एक आते हैं न्यूलैंड। और भी हैं, लेकिन जो कुछ चर्चित नाम हैं हम उन्हीं को लेकर के चल रहे हैं। एक है डोबेराइनर, डोबेराइनर के बाद न्यूलैंड है। न्यूलैंड ने एक फार्मूला बनाया अपना, भी वो बताते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव। देखते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव, जिसको अष्टक नियम कहते हैं, इन्होंने क्या बताया। तो हमें तो लगता है न्यूलैंड के समय में भी 1863 के दौरान सारे गामा प ध नि सा, मतलब हमारे कहने का मतलब समझिए, ये संगीत सुर संग्राम हमें लगता है खूब देखते थे। संगीत के आधार पर उन्होंने बताया कि जैसे संगीत के 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से, जैसे कहा जाए सा, रे, गा, मा, पा, धा, फिर नी के बाद देख रहे हैं फिर से सा आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। लेकिन उन्होंने तो अष्टक का रूप लिया। अष्टक के रूप लेने का मतलब ये हो गया कि सा के बाद फिर जब सा आएगा तो 8वां होगा, रे के बाद भी जब रे आएगा तो 8वां होगा, पा के बाद भी जब पा आएगा तो 8वां होगा। इसका मतलब क्या है? इनका मतलब ये नहीं था कि वो केमिस्ट्री में आकर के संगीत आपको सिखा रहे थे, नहीं, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उनका मतलब ये केवल तत्वों के वर्गीकरण को आसान बनाना था। उन्होंने भी यही बात कही। देखिए, डोबेराइनर का पालन थोड़ा सा किया। कौन सा पालन किया? कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में यदि रखा जाए, क्या कहा हमने, यदि परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में बढ़ते हुए क्रम में यदि रखा जाए, तो एक निश्चित अंतराल के बाद, ओ समझिए क्या है निश्चित अंतराल, वही तो उन्होंने तय किया। निश्चित अंतराल, निश्चित अंतराल का मतलब हो गया कि 8वां तत्व। निश्चित अंतराल का मतलब हो गया कि 8वां तत्व। देख रहे हैं 7 तो जाएंगे यहाँ तक, जब लौटेंगे यहाँ आएगा 8वां। तो उन्होंने बताया कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल, यानी कि हर 8वें तत्व का गुण उसके प्रारंभ वाले तत्व के गुणों से मैच करता है। जैसे देखिए, उस दौरान जब ये सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, लगभग 60-62 तत्व ज्ञात थे, ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने शुरुआत कैसे किया, यहाँ देखेंगे। जैसे हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको नियॉन मिल जाएगा। उस समय 0 ग्रुप के तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि मेंडलीव को भी नहीं थी। आगे भी देखेंगे मेंडलीव ने जो बताया था। अच्छा, फ्लोरीन के बाद हम नियॉन की बात नहीं करेंगे, हम फिर चले आएंगे सोडियम पर। यहाँ पर देख रहे हैं कि लिथियम के नीचे सोडियम है। अच्छा, ये आज भी मिलता है। जब आप दीर्घाकार आवर्त सारणी देखेंगे उसमें आज भी लिथियम के नीचे सोडियम है। अच्छा, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम बाद मैग्नीशियम। तो देख रहे हैं ये अगर पहला तत्व मान लिया जाए तो ये इसका 8वां तत्व होगा। यदि इसे हम पहला मान लें तो ये इसका 8वां होगा। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे पहले तत्व के बाद का जो 8वां तत्व आएगा वह ऊपर वाले तत्व से नीचे आएगा, और जब ऊपर वाले तत्व से नीचे आएगा तो पहले वाले तत्व का गुण 8वें वाले तत्व से मिलता जुलता रहेगा। इनका मतलब यही भी था कि हर 8वां तत्व अपने प्रारंभ वाले, जहाँ से हमने शुरुआत किया था, एक लिया था, उस तत्वों के गुणों से इस तत्व के गुण आपस में मिलते जुलते। कई प्रॉपर्टियाँ ऐसी हैं जो मिलती जुलती हैं, लेकिन समझिए ध्यान से, यहाँ पर मैग्नीशियम के बाद आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मतलब हो गया 13 नंबर। एल्युमिनियम के बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद आता है 14 हो गया। इसके बाद फास्फोरस 15 हो गया, सल्फर जिसका 16 हो गया, और ये क्लोरीन जिसका 17 हो गया नंबर। हाँ, यहाँ देख रहे हैं
जो आज की जो आवर्त सारणी है उससे काफ़ी कुछ मैच कर रहा है। यानी कि अब ये मानिए कि जो न्यूलैंड ने जो सिद्धांत दिया था वो काफ़ी हद तक सटीक निकला। लेकिन समस्या कहाँ बनी, जब तत्वों की संख्या और बढ़ती हुई चली गई और जीरो ग्रुप के तत्वों की खोज हो गई, जिसको हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, निनान, रेडॉन ये सारे तत्व होते हैं, इनके आ जाने से इनका अष्टक ही गायब हो गया। जैसे फ्लोरीन के बाद अगर हीलियम आ जाता है या नियान आता है, फ्लोरीन के बाद नियान आएगा, तो नियान को जब हम गिनती में ले लेंगे तो ये वाला तत्व जो 8वें नंबर पर आ रहा है ये शायद 9वें नंबर पर आ जाएगा। और संगीत के वो सातों स्वर के बाद 9वां सुर कहाँ से आएगा, यहाँ पर जाकर के नियम फेल हो जाता है। लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कुछ हद तक सही रहा, जो आज भी हमें मिलता है। दीर्घाकार आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं इसमें न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत तो नहीं याद करते हैं, हम तो दीर्घाकार आवर्त सारणी को देखते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन पाया गया होगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन मिला होगा, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम जरूर मिला होगा। तो इससे स्पष्ट होता है न्यूलैंड ने काफ़ी हद तक जो भी तत्वों का वर्गीकरण किया वो बहुत ही अच्छा रहा। अब इसी क्रम में फिर आगे चलें, हम बिना मेंडलीफ का नाम लिए एक क्लासिफिकेशन अपनी तरफ से कर देते हैं, जो कि बीच में जरूर किसी ने किया था। वो ये था धात्विक और अधात्विक के आधार पर, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के आधार पर। इसे भी जान लीजिए, क्योंकि वर्गीकरण का यह भी एक तरीका बना था, लेकिन इसको जिस प्रकार से ये लोग वर्ग के रूप में किए नहीं किया गया। ये किसने दिया ये पता भी नहीं है। क्या होता है मेटल्स? मेटल्स का मतलब होता है, ऐसे पहले के हिसाब किताब से बता दें, जो चमकदार हों। अच्छा, चमकदार वही होंगे जिनसे कुछ निकलता होगा, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिनसे इलेक्ट्रॉन निकलता है वही धातु कहलाते हैं। चमकदार होते हैं, पीटने पर फैलते हैं, नहीं कहते हैं आघात वर्धनीयता पाई जाती है। नॉन मेटल में यही सारी प्रॉपर्टियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन की एक अच्छी कह सकते हैं पद्धति है कि धातुओं और अधातुओं के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। अपने जो आवर्त सारणी दीर्घाकार आवर्त सारणी कंपेरिजन करेंगे इससे तो बहुत अच्छा मिलेगा। धातु अधातुओं का समझ लीजिए कि वर्ग ही तय कर दिया गया है, किस में धातु हैं किस में अधातु हैं। बिल्कुल एस, पी, डी और एफ 4 जो ब्लॉक बटे हुए हैं, सब में एकदम कन्फर्म होता है कौन कौन से धातु धातु होते हैं। तो इस प्रकार से धातु अधातु के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया तत्वों का, वो भी सही रहा। अब हम चलते हैं आवर्त सारणी के अंतर्गत ऐसे नाम की चर्चा करेंगे जिसे हम कह सकते हैं तत्वों के भविष्यवक्ता। अब बिना नाम बताए हम आपको स्पष्ट करा दें कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने केवल भविष्यवाणी ही कर दिया कि आने वाला तत्व इसी जगह पर रखा जाएगा। भले ही वह अपने आवर्त सारणी के निर्माण में सफल नहीं रहा, लेकिन यह जरूर रहा कि उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, एक कह सकते हैं कि फ्रेम दे दिया कि भविष्य के जो भी वैज्ञानिक आएंगे, यदि मेरा नहीं सही रहा तो भविष्य में जितने भी वैज्ञानिक आएंगे तत्वों का क्लासिफिकेशन करने के लिए इससे कहीं अलग नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे वो नाम कौन सा है। वो नाम है मेंडलीफ। मेंडलीफ ने किया क्या? एक छोटी सी गलती, नहीं तो आज जो आवर्त सारणी मिली हुई है सबसे पहले मेंडलीफ ही लिखे जाते। जो मोजले का, बोर का जो भी मॉडल आया, जो भी आवर्त सारणी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दी गई, यदि मेंडलीफ एक छोटी सी गलती न किए होते तो शायद आज उनका नाम दीर्घाकार आवर्त सारणी में जरूर शामिल होता। लेकिन हम तो कहेंगे कि मेंडलीफ ने जो फ्रेम दिया तत्वों के वर्गीकरण के लिए वो सबसे अच्छा रहा। आज तक और किसी ने ऐसा फ्रेम नहीं दिया जितना अच्छा फ्रेम मेंडलीफ ने दिया। मेंडलीफ ने कहा क्या? जो कहा उन्होंने वही गलती हो गई। मेंडलीफ ने कहा तत्वों का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है, भौतिक और रासायनिक गुण,
वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होता है। मतलब यदि तत्वों को परमाणु भारों के क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में यदि रखते हुए चले जाएं तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। हम बहुत गलती नहीं कहेंगे, क्योंकि उस समय जब मेंडलीफ आवर्त सारणी का निर्माण किए उस समय नियर अबाउट 62 to 63 एलिमेंट ही थे। उसी के आधार पर उन्होंने आवर्त नियम दिया और आवर्त नियम देने के साथ साथ एक आवर्त सारणी भी बनाई, और उस आवर्त सारणी में उन्होंने एक सबसे बड़ी बात, जिसे हम कहते हैं आवर्त पंक्ति और वर्ग अथवा समूह का नाम दे दिया। अब हम आपको बताते चलें कि मेंडलीफ ने जो आवर्त का नाम लिया वो क्या है, मेंडलीफ ने जो पंक्ति का नाम लिया वो क्या है, समूह ये क्या है, वर्ग क्या है। ये समझ लीजिए कि प्रत्येक आवर्त सारणी में इसकी भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। जो भी आवर्त सारणी दिया गया, चाहे मेंडलीफ ने मूल आवर्त सारणी दिया, चाहे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में करेक्शन किया गया, और चाहे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में करेक्शन के बाद भी जो करेक्शन हुआ उसमें भी आवर्त और समूह का मान्य रखा गया। जैसे देखेंगे जो क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज लाइनें, इन्हीं क्षैतिज लाइनों को मेंडलीफ ने पंक्ति कहा, पंक्ति कहा। अब बात आती आवर्त। आवर्त क्या है? आवर्त भी एक क्षैतिज पंक्तियां ही होती हैं। बस क्या था, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या थी वो तो 7 थी ही, आज भी 7 ही है। मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या थी वो 7 थी। बशर्ते उन्होंने किया क्या, कुछ के गुण मैच करते थे, जिसको उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया कि 12 पंक्तियां बन गई। उन्हीं 7 आवर्तों में 12 पंक्तियां तैयार कर दिए, लेकिन आवर्त उन्होंने 7 ही माना। बस यही रहा, किसी आवर्त में पंक्तियों की संख्या 2-2 कर दिए, जिससे पंक्तियों की संख्या बढ़ करके 12 हो गई। अगर 12 ना होती तो वही 7 पंक्ति 7 आवर्त के बराबर होते। तो कुछ में उन्होंने परिवर्तन किया, जिससे पंक्तियों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई, लेकिन आवर्त 7 ही माने गए। फिर आगे चलिए, वर्ग किसे कहते हैं या समूह। वर्ग का मतलब होता है जो वर्टिकल कॉलम हुई, खड़े कॉलम होते हैं, उसको उन्होंने वर्ग या समूह कहा। और वर्ग और समूह का मतलब हो गया जब तत्वों को इस प्रकार से टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप रखा जाता है तो उनके गुणों में समानता होती है। ये जितने भी तत्व किसी विशेष वर्ग में रखे जाएंगे उनके गुण एक दूसरे से मैच करते रहेंगे। लेकिन आवर्त में या पंक्ति में ये गुण बदलते जाते हैं। जैसे जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जैसे मान लीजिए ABCD इस प्रकार से जाएंगे, तो ये पहले वाले वर्ग में A है, दूसरे वाले वर्ग में B है, तो A का गुण B के गुण से मैच नहीं करेगा। यानी कि जब भी आप आवर्त में जाएंगे तो गुण एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, वो बढ़ता या घटता हुआ चला जाएगा। आगे जब पढ़ेंगे हम आवर्तिता, पीरियडिसिटी, तब इस बात को जान पाएंगे कब कौन सा गुण बढ़ता है, कौन सा गुण घटता है। अभी वो क्लास आगे मिलेगा आपको। लेकिन ये जानिए कि आवर्त मतलब हो गया कि जो पड़ी हुई लाइनें हों, क्षैतिज हों, वो पंक्तियाँ या आवर्त होंगी। समूह या वर्ग होंगे वो जो खड़े हुए कॉलम होंगे। ये खड़े हुए कॉलम जो होते हैं वर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल मिलाकर के 7 आवर्त, लेकिन मूल की बात करें, संशोधित की बात नहीं कर रहे हैं, मूल आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त थे। वह 7 आवर्त 12 क्षैतिज पंक्तियों में बटा हुआ था। और यदि बात करें वर्गों की संख्या, तो वर्गों की संख्या कुल थी 8। ध्यान दीजिएगा कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 8 थी। और बात करें इनसे लाभ क्या हुआ, तो लाभ तो हमने वैसे शुरू में ही चर्चा कर दिया। लाभ ये हुआ कि मेंडलीफ के द्वारा दी गई जो आवर्त सारणी रही वो भविष्य में आने वाली आवर्त सारणियों के लिए एक फ्रेम बनकर के तैयार हुई। पहले लाभ। दूसरे लाभ की अगर हम बात करें तो दूसरे लाभ में ये होगा
कि आवर्त सारणी में उन्होंने कुछ ब्लैकेंड छोड़ दिए, कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे, और खाली स्थान में ये बताया गया कि इस खाली स्थान में भविष्य में आने वाले सदस्य। सोचिए जरा कि मेंडलीफ ने कितनी अच्छी भविष्यवाणी की, और वो भविष्यवाणी सही भी निकली, वर्तमान में भी सही है। उन्होंने जो रिक्त स्थान छोड़ दिया वो आने वाले सदस्यों के, आने वाले तत्वों के लिए छोड़ दिया, और वह सही भी निकला। यानी हम कह सकते हैं लाभ नंबर 1 की बात करें तो एक फ्रेम मिल गया, मतलब एक कंकाल मिल गया, एक स्ट्रक्चर मिल गया। दूसरे लाभ की बात करें तो भविष्य में आने वाले तत्वों को रखने का एक स्थान मिल गया, और बात करें तत्वों के अध्ययन में सुविधा भी हो गई। बिल्कुल, पहले जितना भी पढ़ा आपने क्लासिफिकेशन, उसमें उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी जितना मेंडलीफ ने दे दिया, तो मेंडलीफ के द्वारा यह भी लाभ मिला। अच्छा, अब चलते हैं मेंडलीफ ने कमी क्या क्या किया। मेंडलीफ की कमी भी हमने शुरू में बता दिया कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु भारों के आधार पर गुणों का निर्धारण किया, तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा, लेकिन उनके परमाणु भारों के क्रम में रखा। लेकिन आज के समय में तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के नहीं बल्कि परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होता है। इसी क्रम में जब इनकी कमियां पाई गई ये, और कमी क्या रही कि समस्थानिकों एवं संभारकों के लिए कोई स्थान नहीं दे पाए। हाँ, ये जरूर है कि समस्थानिक संभारिक का स्थान आज भी नहीं प्राप्त है। और अगली बात करें तो उसमें ये रहा कि शून्य वर्ग के लिए कोई जगह नहीं छोड़ा। जो अक्रिय, जिसको निष्क्रिय, किसी से क्रिया करने वाले तत्व नहीं होते हैं, उनके लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं छोड़ा। बाकी हाइड्रोजन के लिए किसी निश्चित स्थान का ना होना, ये तो आज भी वही स्थिति बनी हुई है, उस पर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं नए आवर्त सारणी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियाडिक टेबल। मॉडर्न जो पीरियाडिक टेबल है ये मॉडिफाइड है, उन्हीं मेंडलीफ का केवल मॉडिफिकेशन है, बाकी इसमें बहुत कुछ नहीं किया गया। जो मुख्य है वही इसमें तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। बस यही, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। और ये बताया गया यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाएगा तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होगी, और जब पुनरावृत्ति होगी तो यही क्रिया आवर्तिता भी कहलाती है। जाने रहिए, आवर्तिता का मतलब होता है एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति ही आवर्तिता होती है। अब चलते हैं इस आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण और क्या रहे। इसका हम एक फ्रेम बना दें। फ्रेम बनाने का आधार रहेगा आवर्त, या इसको हम इसी में श्रेणियां भी लिख दें, आवर्त श्रेणियां या पंक्तियां जो भी कहिए, और वर्ग या जिसको बोलते हैं समूह। चलिए देखते हैं क्या होता है आवर्त और क्या होता है वर्ग इसके संदर्भ में मेंडलीफ के संशोधित आवर्त सारणी में। देखिए, मेंडलीफ के संशोधित आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त की बात करें तो इसमें भी आवर्तों की संख्या कुल 7 रही। ध्यान देंगे, आवर्त को हमने बताया था आवर्त इसी प्रकार से होंगे। एक फ्रेम जरूर आप लोग भी बनाएंगे, समझने में आसानी होगी। ये आवर्त संख्या 1 है, ये 2 है, यहाँ पर करें तो यह 3 हो जाएगा, यहाँ पर करें ये 4, 5, ये 6 हो गया, और यहाँ पर करें ये 7। कुल मिलाकर के इसमें भी आवर्तों की संख्या कुल 7 ही रही। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। लेकिन इसमें भी
जैसे यहाँ पर हमने बताया था आवर्त के साथ साथ कुछ पंक्तियाँ भी रहीं जिनको श्रेणियाँ कहते हैं। अब देखेंगे कौन कौन सा आवर्त श्रेणियों में विभक्त हुआ, जिसको उप आवर्त भी कह सकते हैं, लेकिन रहेंगे आवर्तों की संख्या 7 ही। देखते हैं कि चौथे आवर्त से ये दो दो भागों में बट गया। यहाँ पर ए कर दीजिए, यहाँ पर बी, ए बी में बट गया। पांचवा वाला भी बट गया ए और बी में। छठवां भी बट गया ए और बी में। अब यदि देखा जाए, यहाँ कर देते हैं कि आपको बेहतर समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7 तो था ही है, 1 8 1 9 1 10, कुल मिलाकर के श्रेणियों की संख्या इसमें 10 हो जाती है। आवर्त तो 7 बने ही रहते हैं, लेकिन श्रेणियों की संख्या 10 हो जाती है। अब देखिए, पहले श्रेणियाँ कितनी थी? 12 थी। आवर्त 7 थे, श्रेणियाँ 12 थी। यहाँ पर वर्गों अथवा समूहों की संख्या कुल 8 थी। 9 तो हमने बताया कि 0 कर दिए होते तो 9 पूरा हो गया होता। तो श्रेणियों की संख्या 12, वर्गों की संख्या 8, आवर्तों की संख्या कुल 7 ही थी। 7 आवर्त अभी भी हैं, लेकिन अब बात करें इसमें वर्गों की संख्या कितनी है। इसमें वर्गों की संख्या कुल मिला करके मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में, जिसको हम दीर्घाकार संशोधित आवर्त सारणी कहते हैं, कुल उन्होंने 9 वर्ग बना दिया। कुल मिला करके 9 वर्ग बनाया, और 9 वर्गों को इस प्रकार से कुछ किया, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये 7th हो गया, और ये हो गया 8th, और इधर हो गया 9th को उन्होंने 0 कह दिया। हमको इसी की खोज थी, वो मिल गया कि मतलब अब एक कदम आप आगे बढ़े आवर्त सारणी को लेकर के, अब आपको 0 ग्रुप मिल गया, जिसकी खोज थी शुरू से ही। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पर जितने भी आपको वर्ग दिखाई दे रहे हैं, ये 1 से लेकर के 8 तक, 8 को छोड़ करके जितने भी ये सब वर्ग रहे, फर्स्ट वाला वो भी 2 भागों में बांट दिया गया। इसको भी आप ए बी मान लीजिए, ये भी 2 वर्गों में बंट गया, ए और बी, ये भी ए और बी, यह भी ए और बी, सब कुछ ए और बी में बंट गया, ए बी यहाँ पर। अच्छा, ये 3 भागों में बटा, ये ए बी और सी, और 0 ग्रुप में कोई डिवीजन नहीं हुआ। अब देखिए, अब अगर देखते हैं तो कुल मिला करके हमारे सामने 7 ये हो गए, 7 दूनी 14, कुल मिला करके 14 खड़े कॉलम हो गए। 14 3 17, 17 1 18, कुल मिला करके हमारे सामने 18 वर्ग तैयार होते हैं। 18 वर्ग, 18 खड़े कॉलम तैयार होते हैं इस आवर्त सारणी में, जिसको बोलते हैं संशोधित आवर्त सारणी मेंडलीफ की। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, इस सब में 2-2 करके हो गया। तीसरे वाले 8वें वाले में 3 वर्ग कर दिया गया, 3 सब वर्ग कर दिया गया। और ये जो लास्ट वाला है, जिसको 0 कहते हैं, 0 में वही हीलियम, नियान, आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये सारे तत्व जिनको अक्रिय कहते हैं, उनको 0 वर्ग में रख दिया गया। उसका कोई डिवीजन नहीं किया गया, बाकी सभी का डिवीजन कर दिया गया, सभी को वर्गों में विभक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अब हम लोग बिल्कुल समझिए कि दीर्घाकार आवर्त सारणी के करीब एकदम किनारे आकर के खड़े हैं, क्योंकि अब संशोधित आवर्त सारणी के बाद वही आवर्त सारणी आने वाली है, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो एक बार फिर से देखिए इसको, इसमें कुल 7 आवर्त, या उसको कह सकते हैं 7 आवर्त, या इसको बोलते हैं 10 श्रेणियाँ हो गई। इसमें
खड़े कालमों की संख्या शुरुआत में 9 ही दी गई, लेकिन जब इनका डिवीजन किया गया कुल समूहों की संख्या हो गई है 18। अब बात करते हैं एक और सबसे बड़ी बात की। सबसे बड़ी बात इसमें क्या रही? सबसे बड़ी बात इसमें ये रही कि इन आवर्तों को दीर्घा और लघु दो क्लासों में बांट दिया गया। दीर्घ आवर्त और लघु आवर्त। दीर्घ आवर्त और लघु आवर्त। दीर्घ आवर्त का मतलब हो गया ऐसे आवर्त जिसमें तत्वों की संख्या ज़्यादा पाई जाती हो, और लघु आवर्त का मतलब हो गया जिसमें तत्वों की संख्या कम पाई जाती हो। अब ध्यान दीजिए कौन कौन से लघु हैं, कौन कौन से दीर्घ हैं। लघु की बात करें तो पहले वाले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 2 रही, दूसरे वाले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 8 रही, तीसरे वाले वर्ग की आवर्त की बात करें तो 8 रही, चौथे वाले इन दोनों को जोड़ करके अगर बात करें तो 18, पाँचवें आवर्त में इन दोनों को जोड़ करके बात करें तो 18, और छठवें आवर्त की बात करें तो इसमें कुल 32 तत्व ए और बी को मिला करके, और सातवां जो आवर्त रहा वो इनकम्प्लीट रहा। इनकम्प्लीट रहा, यानी कह सकते हैं यह अपूर्ण रहा। इसमें तत्वों की संख्या और भी आ सकती थी। तो इस प्रकार से जो संशोधित आवर्त सारणी रही ये उसका फ्रेम बनकर के तैयार हुआ। अब हम लोग करीब हो गए हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ने के लिए। तो यहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी इसका हिस्टोरिकल मतलब कह सकते हैं पृष्ठभूमि बताई गई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये आपको अच्छे समझ में आई होगी। लेकिन ये सब केवल मात्र पढ़ने के लिए है, बहुत उतना उपयोगी नहीं कह सकते हैं जितना उपयोगी दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ने से पूर्व इसे जानना भी बहुत ज़रूरी था, किस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन किया गया। क्योंकि कभी कभी होता है क्वेश्चन बहुत आगे से नहीं, क्वेश्चन बहुत पीछे से उठा लेता है बोर्ड कि बताइए कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण क्या थे, तो आप भूल गए। हम तो पढ़ करके आए हैं दीर्घाकार, तो इसीलिए कुछ पूर्वोक्त जानकारी होना अनिवार्य है। पूछ लिया जाए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने खड़े कालम थे, कितने आवर्त थे, ये सारी बातें हमने आपको बता दी। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कौन कौन से आवर्त की संख्या कितनी रही, या कौन कौन से मूल परिवर्तन किए गए, तो मूल परिवर्तन को भी जानेंगे। अब जब इसमें कोई परिवर्तन होगा तब जाकर के दीर्घाकार आवर्त सारणी तैयार होगी। अब रही बात दीर्घाकार आवर्त सारणी की, दीर्घाकार आवर्त सारणी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक इसे आप पढ़ते रहिए और इसे जानते रहिए, शुरू से लेकर के अंत तक। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। जब तक आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम जोड़ करके वहाँ से बताएंगे आपको। लेकिन जब आप पिछला वाला वीडियो मतलब जो आज प्रेजेंट टाइम का है देखे रहेंगे तो नेक्स्ट वाला वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जितना पढ़ाया गया उतना पढ़ते रहिए। और ध्यान देने वाली बात है कि आप दीर्घाकार आवर्त सारणी को भी एक बार ज़रूर अपने हिसाब से देखिएगा। बाकी हम वीडियो में लेकर के ज़रूर हाजिर होंगे। जो कुछ आपके मन में भी रहेगा वो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके मन में बने हों और दीर्घाकार आवर्त सारणी से ही रिलेटेड हों, और जब हम पढ़ाने लगे उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको बिना मेरे बताए ही आपको वो सारे आंसर आपको मिल जाए। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।